उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। मालवा निवाड़ में अपने खास रणनीतिकार और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को 5 सीटों पर उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। सभी 24 सीटों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा चेहरा तो है ही। चंबल ग्वालियर की 16 सीटों पर वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रभात झा पर दारोमदार होगा। वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पूरे प्रदेश को देखेंगे। वो जहाँ भी जरूरत होती है, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़े नेता हैं हमारी पार्टी। विजयवर्गीय भले पश्चिम बंगाल में ज्यादा वक्त दे रहे हों, लेकिन प्रदेश में उनका पूरा दखल है। हाटपिपलिया सीट पर उभर रहे विरोध के स्वर उन्होंने ही कंट्रोल किए। देखिए, डैमेज हो तो डैमेज कंट्रोल किया जाता है। डैमेज ही नहीं था। दीपक जी कोई आज के कार्यकर्ता है? उनके पिताजी कितना बड़ा नाम है। यदि उनके बेटे पे यदि हम कोई शक कर रहा है तो ये उसकी राजनीतिक ना समझिए। सांवेर सीट हम पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। सिर्फ सांवेर ही नहीं, सारे उपचुनाव हम जीतने वाले हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया। प्रेमचंद गुड्डू के पार्टी छोड़ने के बाद मालवा में बीजेपी की ये बड़ी प्लानिंग मानी जा रही है। इससे कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है, लेकिन कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी के असंतुष्टों पर दाव लगाने के साथ उसे सहानुभूति लहर का फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता के साथ छला हुआ है। जिस तरह से मजदूर, किसान परेशान हो रहा है। किसान परेशान नहीं होता, लंबी लंबी लाइन नहीं लगती, उसका गेहूँ नहीं तुलता, बिजली के बड़े बड़े बिल नहीं आते। तो मैं समझता हूँ परमात्मा साथ नहीं है, और परमात्मा कांग्रेस साथ, कमलनाथ जी के हम लोग साथ हैं, इसलिए हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के दावे अपनी जगह है, लेकिन ये चुनाव दोनों के लिए करो या मरो वाला होगा। कांग्रेस के लिए चुनाव बीजेपी से बदला लेने का बड़ा मौका है। उधर सरकार गिराने के आरोप झेल रही बीजेपी भी उपचुनाव से साबित कर सकती है कि जनाधार उसके साथ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता के संग्राम में कौन किसे मात देता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मालवा के भाई, चंबल के महाराज। बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और बड़ी ताकत से शुरू कर दी है, और उन बड़े नेताओं को चुनावी रण में झोंकने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिनका न सिर्फ चेहरा मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि वो इसी माटी से राजनीति की शुरुआत करने वाले रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कद खासा बड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय जी की हम बात कर रहे हैं, जिनको मालवा निमाड़ की सीटों को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बड़ा प्रश्न है कि इस तरह की जिम्मेदारियों को लेकर आगे बढ़ने वाले बीजेपी नेता, क्योंकि इसी तरह ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा जी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मैदान में होंगे। तो जाहिर तौर पर ये जो डबल टीम बनेगी, जिसमें एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे और दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टीम होगी बीजेपी के लिए। और इसके बरक्स अभी कांग्रेस की तैयारी देखें तो कांग्रेस ज़रूर ऐसा लगता है कि बीजेपी की तुलना में अभी सीटों की जिम्मेदारी देना, बड़े नेताओं के दायित्व तय करना, या तो इनको वो जाहिर नहीं कर रही है, और या फिर अभी इस तरह की चीज़ें उसके यहाँ आरंभ नहीं हुई है, या राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस इस मोड पर आएगी। लेकिन बीजेपी की जैसी आदत है और जैसा बीजेपी का स्वभाव भी है कि वो अपनी तैयारियां बहुत पहले शुरू कर देती है, और वो अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। तो किसकी तैयारियां अंजाम तक पहुंचेंगी और बेहतर नतीजों का कारण बनेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस समय बीजेपी तैयारियों के मामले में कांग्रेस से आगे दिख रही है। आज इसी हम मसले पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं जबलपुर से जुड़ रहे हैं चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही गोपाल भार्गव जी हैं हमारे साथ, जो इस समय दूरभाष पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर बीजेपी के लीडर, करीब करीब 4 दशकों का उनका एक विधायक के तौर पर भी 35 साल से ज़्यादा का उनका एक सीनियर मोस्ट विधायक जो हैं उनमें वो शामिल हैं। चैतन्य जी, महाराज और भाई, कैलाश विजयवर्गीय जी का प्रिय नाम है मालवा की राजनीति में भाई, ये जोड़ी मैदान में है, रहेगी ही। और मालवा निमाड़ के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई है बीजेपी ने, वो अच्छी रणनीति है, और इसी रणनीति के तहत कुछ दिन पहले
हाट पिपल्या और खुद दीपक जोशी जी से मिलने गए थे कैलाश विजयवर्गीय जी, और वहाँ के समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे थे। आप किस तरह देखते हैं बीजेपी की इन कोशिशों को, जिनको लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है? विजयवर्गीय जी मालवा और निमाड़ के काफ़ी प्रभावशाली नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कद काफ़ी ऊंचा है। आप देखिए कि उनको पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया और आज भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पश्चिम बंगाल में राजनीति में। जबकि बीजेपी का काफ़ी वहाँ कमज़ोर पक्ष रहा है, लेकिन जब से विजयवर्गीय जी वहाँ का प्रभार संभाले हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी स्थिति बीजेपी की सुधर गई है। जहाँ तक उपचुनावों की बात है, तो ये 24 सीटें जो हैं, ये आप ये मान के चलिए कि दोनों पार्टी के लिए, जैसा कि आपने कहा कि करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि अगर मान लीजिए कांग्रेस 15-17 सीटें जीत जाती है, तो ये मान के चलिए आपके फिर स्थिति फिर गड़बड़ा जाएगी। वैसे तो बीजेपी को 9 सीटों की ज़रूरत है, अभी 107 है, 9 और हो जाएंगे तो वो बहुमत में आ जाएंगे, लेकिन वो सरकार जो है वो तलवार की धार पर रहेगी। तो इसलिए बीजेपी पूरा प्रयास ये कर रही है कि जो भी नेता हैं जो असंतुष्ट हैं किसी भी कारण से, और जाहिर है वो कारण क्या है सबको मालूम है, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। और इस मामले में विजयवर्गीय जी का जो अभी आपने पैकेज में बताया कि उनका कहना है कि डैमेज ही नहीं है तो डैमेज कंट्रोल कैसे करें अभी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आज ही एक बयान आया भैरव सिंह शेखावत जी का कि मेरे लिए भी विकल्प खुले हुए हैं, अगर मुझे पार्टी सम्मान नहीं देगी तो मेरे लिए। तो ये थोड़े बहुत कहीं ना कहीं विद्रोह के स्वर निश्चित तौर पर जाहिर होते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन बीजेपी इनको संभाल लेगी। दूसरी बात कांग्रेस की जहाँ तक आपने बात की, तो बीजेपी के पास आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, जो नेशनल लीडर भी हैं और जो प्रांतीय स्तर के नेता भी हैं। लेकिन कांग्रेस के पास दिक्कत ये है कि अभी आप ये मान के चलिए कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, ये 2 बड़े लीडर हैं, जो चेहरे हैं जिनके दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ऐसे कोई बहुत बड़े लीडर सामने नहीं हैं, उनका चेहरा ऐसा सामने नहीं है कि जो मध्य भारत में भी हो और निमाड़ में भी हो। जीतू पटवारी जरूर हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो मुझे लगता है कि बीजेपी की तैयारी काफ़ी सुदृढ़ हो गई है बनिस्बत कांग्रेस के। ब्रिजेन जी, आपने सुना जो सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे विश्लेषक हैं चैतन्य भट्ट जी, उनकी बात को आपने सुना कि बीजेपी तैयारियों में आगे है। ठीक है, बीजेपी केंद्र में उसकी सरकार है, राज्य में उसकी सरकार है, चुनाव जीतने की मशीन के तौर पर अब वो अपने को बदलने की तरफ बढ़ चली है, उसकी तैयारियां आगे हैं। आप अपनी तैयारियों पर भी रोशनी डालते हुए बीजेपी की इन तैयारियों को आप किस तरह देखते हैं? मेरा सवाल अगर सुन पाए हो तो आप, या फिर मैं दोहराऊं एक बार और। दुबे जी जी हाँ शरद जी, मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे, उनकी बात को बड़े गौर से सुन रहा था जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी काफी पीछे है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो है अभी नेताओं की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े नाम जैसे उन्होंने गिनाए, और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के पास ऐसे बड़े नेताओं की तो कमी महसूस होगी। लेकिन महाभारत और रामायण अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखी, और आपने देखा कि एक तरफ सेना बहुत लंबी चौड़ी थी, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण थे और संख्याबल कम था, लेकिन जीत सत्य की हुई थी। तो यहाँ लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, यहाँ लड़ाई है सत्य की और असत्य की। सत्य के रास्ते पर हम लोग खड़े हैं, इसलिए कि जिन 22 लोगों को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया, जिनको जनादेश वहां की जनता जनार्दन ने दिया, और उन्होंने अपने लालच में आकर और अनैतिक कमाई के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई, उससे जो है विश्वासघात न केवल कांग्रेस पार्टी अपनी मां समान पार्टी के साथ किया, आम जनता के साथ भी विश्वासघात किया। इसलिए आम मध्य प्रदेश के लोगों में ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार ये उपचुनाव क्यों, और इसका कारण कौन, पर्दे के पीछे कौन। और अब ये बात कोई छुपी नहीं है, सामने आ गई है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे लोग जो चार्टर्ड प्लेन से इन लोगों को लेके बेंगलोर में ठहराए, और बेंगलोर में भी इनके ही पार्टी के नेता के यहाँ ठहराया गया। तो ये चाल चरित्र चेहरे की जो पार्टी है, अब वो आम जनता के नज़र में बात आ गई है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे महाराज हों चाहे भाई, जिन्होंने इस काम में अनैतिक कमाई लगाई, दावे के साथ कहता हूं कि जनता जनार्दन कर देगा इनकी पूरी सफाई,
और 24 में से 24 सीट जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारी पूरी तैयारी है, कार्यकर्ताओं के दम पर हम जीतेंगे, लोगों के विश्वास और लोगों को जो ठगा गया है उस दम पर हम जीतेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। जिस तरीके से गलत तरीके से ये लोग आए हैं, आप देखिएगा, फौज भले ही कितनी भी रहे लेकिन महाभारत जैसा परिणाम आपके सामने आएगा, क्योंकि सत्य के साथ हम हैं और जीत हमेशा सत्य की होती है और ऊपर वाला भी सत्य के साथ रहता है। चलिए, तो बड़ी जोशीली तकरीर के साथ आगाज़ किया है बृजेंद्र सिंह राठौर साहब ने, और जाहिर तौर पर उन्होंने आशु कवि की तरह छोटी सी कविता भी रच दी उन्होंने, और साथ ही ये भी कहा कि वो महाभारत के पांडवों की तरह उनका दावा है कि वो सत्यनिष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं, और इस सत्यनिष्ठ मार्ग पर उनके साथ कृष्ण भी हैं, और जाहिर तौर पर उनके दृश्यमान कृष्ण जैसा कांग्रेस का दावा है। इजाजत हो जी आपकी जी, तो वो कमलनाथ ही होंगे, उनके दृश्यमान कृष्ण होंगे। बिल्कुल, एक सेकंड बोल लीजिए, फिर गोपाल जी बिल्कुल तैयार हैं जवाब देने के लिए। गोपाल भार्गव साहब जी बोलिए। ब्रिजेन जी अरे उन्हीं से, अरे हमारे बड़े भाई साहब, आप हमेशा हमारे बड़े भाई साहब को ही परेशान कर रहे हो, और इनकी बेचैनी को भी तो समझो। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, हमारी तो कोशिश है ब्रिजेन जी की मालवा निमाड़ और उसके बाद अब ग्वालियर चंबल के बाद बुंदेलखंड की जय जय हो मध्य प्रदेश की राजनीति में। जी जी, अरे हम तो खुद ही चाह रहे हैं, हम बुंदेलखंड के लोग, हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई साहब बहुत अच्छे पद पर आए और हमें कब मिठाई खाने के लिए बुलाएं। हम तो आतुर बैठे हैं, तो जरा बताओ तो कब हो रहा है। हम तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन परेशान। चलिए, उन्हीं से आपने सवाल कर ही लिया। गोपाल जी, आपने सारी बात सुनी ब्रिजेन जी की, उपचुनाव ही सीधा होगा। क्या कहेंगे जी गोपाल जी? देखिए ब्रिजेन भाई कह रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, ना तो ये द्वापर का युग है और न त्रेता का है। इसमें वर्तमान में जो घटनाक्रम है, वर्तमान में जो राजनीति की पद्धतियां हैं, चाल चलन है, जो भी मुद्दे हैं, मैं कहूंगा कि अब उस युग से इस युग में अब कहीं वो उपयुक्त नहीं है। और जहां तक कौरव पांडव का प्रश्न है, ये कौरवी सेना वास्तव में तो कांग्रेस के पास थी। मैंने 1975 में इमरजेंसी के वक्त भी देखा है, उसके पहले भी देखा, उसके बाद में भी देखा। मैंने अपनी उन सरकारों के लिए जो पूर्ण बहुमत से चुनी गई थी 1990 में, उनके लिए 1992-93 में भंग होते हुए भी देखा है। तो ये जहां तक लोकतंत्र का और उसकी रक्षा करने का, संविधान की रक्षा करने का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी को तो इस बात को कहने का कतई अधिकार नहीं है कि वो लोकतंत्र की हामी है या समर्थक है। मैंने खुद उपचुनाव भोगे हैं, देखे हैं कई उपचुनाव। बालमे में मैं विधायक था, मेरी विधानसभा भंग कर दी गई थी, उसके बाद में फिर चुनाव लड़ना पड़ा। 1 साल राष्ट्रपति शासन रहा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये कहने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। जहां तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारा का सारा सवाल है, मैं कह सकता हूं कि इन 24 विधानसभा सीटों में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे काफी लंबा अनुभव, 40 वर्षों का उपचुनाव के करीब 100 के करीब उपचुनाव में मैं भाग ले चुका हूं। 1981 में हमारे सागर संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव हुआ था। राम प्रसाद अहिरवार उसमें बीजेपी के उम्मीदवार थे, विजयी हुए थे। बीजेपी नई पार्टी बनी थी, जनता पार्टी टूट के। श्यामलाल ठक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तब से लेके अभी तक करीब 100 विधानसभा लोकसभा उपचुनाव में मैं भाग ले चुका हूं, और मुझे अच्छी तरह से विश्वास है, जहां तक मैं पढ़ रहा हूं लोगों के मन को, लोगों को लोग चाहते हैं विकास हो। किसान चाहता है कि उसके लिए सारी सुविधाएं मिले। बिजली तो हम दे ही रहे हैं। दिग्विजय सिंह के समय क्या स्थिति थी बिजली की, आप सभी लोग जानते हैं। आगरा में जनरेटर कम पड़ गए, क्या स्थिति थी सिंचाई की। गोपाल जी, एक छोटा सा सवाल है, आप अनुमति दें मुझे। प्रश्न ये है कि हालांकि बिल्कुल आपने ठीक कहा, ना ये त्रेता है, ना द्वापर है, ना महाभारत है। राजनीति का महाभारत जरूर है, लेकिन महाभारत का ही प्रसंग है। तो महाभारत में ये भी हमने देखा कि बिल्कुल ये ठीक बात है कि आप कांग्रेस को कौरव कहें, कांग्रेस आपको कौरव कहे, वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। लेकिन कौरवों की पराजय के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि वहाँ जो वरिष्ठ लोग थे, चाहे वो विदुर हों, भीष्म हों, द्रोणाचार्य हों, इनको यथोचित सम्मान नहीं मिला था। और इस बार ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी में संविलियन हुआ है
उस संविलियन के चलते बीजेपी के कुछ वरिष्ठ जनों का, कुछ कनिष्ठ जनों का और कुछ युवा नेताओं का यथोचित सम्मान नहीं है। ये एक चुनौती तो है आपके लिए। शरद जी 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 शरद जी जी मैं जहां तक अपनी पार्टी को जानता हूं 40 वर्षों से जी मैं इतना दावे के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कैडर में भी और दोनों पार्टियों के चाल चलन और चरित्र में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। जी भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एक कार्यकर्ता आधारित, कैडर आधारित पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से, श्यामा प्रसाद जी के विचारों से ये हम सभी लोग निर्देशित होते हैं, हम उनकी मान्यता करते हैं और उसी पर हम लोग चलते हैं। जहां तक असंतोष का प्रश्न है, बहुत सी बातें पहले तय कर ली जाती हैं और मुझे लगता है कि सारी बातें तय हुई होंगी। ये सारी आशंकाएं, कुशंकाएं, आकलन जो भी हैं, इनको बहुत पहले तय कर लिया होगा जब ये परिवर्तन होने वाला होगा। और इस कारण से मैं मान के चलता हूं कि हमारे सारे कार्यकर्ता वो जो जिनको चुनाव लड़ने नहीं मिल रहा है या फिर किसी कारण से वो वंचित रह जाएंगे, उन सबको सम्मान मिलेगा और जो अभी उनकी स्थिति है उससे कई गुना ज्यादा सम्मान उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अपने कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरह से बता भी चुकी है। हम इस बात को कहना चाहते हैं, ये सब मिथ्या, ये सारे के सारे एक आकलन है जो राजनीति में मैं मान के चलता हूं कि अंत में झूठ साबित होगा। इसके पीछे कोई आधार नहीं है। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी, आज मसलन मेरे बारे में हमारे मित्र कह रहे हैं, विजन भाई मेरे बारे में कह रहे हैं, मैं लीडर अपोजिशन था, 15 साल से मिनिस्टर हूँ, प्रदेश में सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ, लेकिन सबके बावजूद यदि कोई मुझसे कहे कि आपके साथ में आए, तो मैं यही कहूंगा कि पार्टी जब भी उचित समझेगा, हाईकमान जब भी उचित समझेगा, मेरे अनुभव के लिए वो लाभ लेगा, अनुभव का लाभ लेगा और जो कुछ भी मान सम्मान है उसके लिए यथावत रखेगा। और हम छोटी छोटी सी बातों को लेके द्वंद्व करने लगे तो इसका अर्थ ये है कि हम वास्तव में राजनीतिक नहीं है, हम कोई लालची हैं और हम शुभ और लाभ की राजनीति करने के लिए ही राजनीति में आए। चलिए जी, मैं ब्रिजेन जी से एक छोटा सवाल ले लेता हूं। गोपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात रख दी है, सारी चीज़ें उन्होंने। ब्रिजेन जी, प्रश्न ये भी है, सम्मान एक शब्द का प्रयोग किया गोपाल जी ने, और ये सम्मान जो है ये बड़ा ज़बरदस्त शब्द है। इसी के लिए चाणक्य अपनी शिखा खोल लेते हैं। आज के संदर्भ में भी देखें तो जिसको हम कई बार कहते हैं कि राजनीति में भी सम्मान की लड़ाई है, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी इसी सम्मान के पीछे बीजेपी में चले जाते हैं, वहाँ भी सम्मान ही का प्रश्न बनता है तो फिर कांग्रेस की तरफ लौटते हैं। आखिर इस सम्मान की लड़ाई में ये सम्मान छीनने वाले लोग कौन होते हैं? क्योंकि यह आरोप आपकी पार्टी की तरफ भी बहुत आता है कि वहाँ नेताओं को यथोचित सम्मान नहीं मिलता है, ये बड़ी पीड़ा का विषय रहता है। देखिए, जहाँ तक आपके प्रश्न का जवाब है जी, कई बार ये होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं और वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो पाती है और वहाँ हमें नाराज़गी में हम कई बार इधर से उधर हो जाते हैं। मैं अपने बड़े भाई साहब की दो बातों का उत्तर देना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि वो कितने अनुभवी हैं। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश को पता है कितनी उनकी लंबी सेवाएं हैं, कितने लंबे विधायक रहे, कितने साल मंत्री रहे, बड़ा भारी अनुभव गोपाल जी का है और ये सच भी है, कोई झूठ नहीं है जी। हमारे बुंदेलखंड के तो सबसे वरिष्ठ नेता वही हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि जो पार्टी कैडर बेस पार्टी है, जो पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, जो पार्टी अनुशासन की बात करती है और बिल्कुल नियम कानून के हिसाब से चलती है, उस पार्टी में ऐसे अनुभवी लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और कल जो आपके पार्टी में शामिल हो उसको सीधा इनके सिर पे बिठा दिया जाता है। उनकी मजबूरी है, भार्गव जी के कैमरे पर जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई थर्मामीटर होता क्या उनको लग जाता जी? नहीं, सुन तो लीजिए, अगर वो थर्मामीटर लग जाता तो आपको और मध्य प्रदेश की जनता को सच्चाई सामने आ जाती। अगर अनुशासन वाली पार्टी है तो ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, इनके ही पार्टी के एपेक्स बैंक के पूर्व चेयरमैन आज ही अखबारों में उनका छपा है कि मेरा व्यवहार पार्टी के व्यवहार के ऊपर आधारित होगा कि वो हमारे साथ क्या निर्णय करती है, उस हिसाब से हम उपचुनाव में निर्णय करेंगे। अभी आपने कहा कि दीपक जोशी जी हमारे बहुत पुराने हैं, दादा जोशी साहब का भी मैं बड़ा सम्मान करता था। दीपक हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हमारे साथ कमेटियों में सदस्य भी रहे और विधायक भी रहे। मैं आपसे पूछता हूं, वो भी स्वाभिमानी आदमी है, क्या उसको बुरा नहीं लग रहा? और लग रहा है तो फिर कैलाश जी को मनाने क्यों जाना पड़ रहा है?
बार बार बीजेपी के दफ्तर में आपको क्यों बुलाना पड़ रहा है और महाराज और भाई को बंगाल से बुलाना पड़ रहा है? इसका मतलब ये है कि खलबली आपके यहाँ मची हुई है। आपको ये अच्छी तरीके से आपने खूब सर्वे करा लिया, आपको ये सच्चाई सामने आ गई है कि मध्य प्रदेश का जनता जनार्दन जी। तो ब्रिजेन जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो जनता है उनका दावा है कि वो एक निर्णायक मन बनाकर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। खैर ये सारे दावे चलते रहेंगे। मैं चैतन्य भट्ट जी से एक कंक्लूडिंग रिमार्क ज़रूर लेना चाहूँगा। चैतन्य जी, किस तरह से आप देखते हैं इन दावों की? तो अपनी बात है, ये राजनीति में ये दावे अपनी तरफ चलते रहेंगे, लेकिन ये जो मान और सम्मान का प्रश्न है जो दोनों ही पार्टियों में उतनी ताकत के साथ खड़ा है जितना कि वो कांग्रेस में है और जितना कि वो बीजेपी में है, इस पर आप देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट होगा इसका, चुनाव पर कितना असर जाएगा इसका? जी नहीं, देखिए शरद जी, सम्मान को ही लेके तो सारा झगड़ा हुआ ना भाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहना था और उनके समर्थकों का कहना था कि महाराज का सम्मान नहीं हो रहा था पार्टी में, इसलिए उनको मजबूरी में ये पार्टी छोड़ना पड़ी। तो सम्मान और असम्मान की तो बात ही है। जैसे भंवर सिंह शेखावत का आज बयान आया कि अगर पार्टी हमारे साथ सम्मान का व्यवहार नहीं करेगी तो मेरे लिए विकल्प खोलें। उसके पहले दीपक जोशी जी का बयान आया था, उनको मैनेज किया गया। दूसरी बात, जहाँ तक बृजेंद्र सिंह राठौर जी बोल रहे थे कि महाभारत की बात है, तो मुझे लगता है कि महाभारत और रामायण दोनों आज की तारीख में बिल्कुल प्रासंगिक हैं, क्योंकि महाभारत में भी छलो प्रपंच के साथ युद्ध हुआ था। चाहे वो दुर्योधन को मारने की बात हो, अभिमन्यु को मारने की बात हो, कर्ण को मारने की बात हो, भीष्म को मारने की बात हो, द्रोणाचार्य को मारने की बात, सारे छल प्रपंच तो महाभारत में थे। तो आज की राजनीति में भी वही छल प्रपंच चल रहे हैं। आप हमारे लोगों को खरीदो, हम आपके लोगों को अपने तरफ करें। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं ये आप मान के चलिए कि ये राजनीति में बहुत आम बात हो गई। इसलिए मतदाता को भी इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ चला गया। वो तो ये देखता है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, कौन सी पार्टी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। और फिर दूसरी बात, उसके साथ जो परंपरागत वोट रहता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अगर जो कोई कांग्रेसी है तो वो कांग्रेस को ही वोट देगा, जो बीजेपी वाला है वो बीजेपी को ही वोट देगा। बीजेपी ने निश्चित तौर पे अभी अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव जमाया है, सबसे बड़ी पार्टी बन गई है वो विश्व की। तो ये बात सही है कि कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर है कि हमसे सत्ता छीनी गई है। अब वो सत्ता किस आधार पे छीनी गई, कैसे रुपए की खरीद फरोख्त हुई, क्या हुआ, इसका कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन इनका आरोप निश्चित तौर पे ये है कि इनको खरीदा गया है 30-35 करोड़ में। लेकिन अब इसलिए उसको बार बार ये लगता है कि एक बार हम फिर से कोशिश करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम एक बार फिर सत्ता में आए और जो बीजेपी ने जो कुछ भी किया है सत्ता से हमको बाहर करने के लिए, उसका फल हम उसको दे सकें। जी, ये महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि ये उपचुनाव जो किसी मायने में चुनाव से कम नहीं है, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह होगा। जनता का रुख क्या होगा, क्या वो कांग्रेस के प्रति इस भाव के साथ खड़ी दिखती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जो कांग्रेस उम्मीद लगाकर बैठी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव किस प्रोफाइल पर और किस तरीके से लड़ा जाता है, क्योंकि ये डिजिटल एज है, यहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल, प्रचार की नई रणनीति, नए नारे। हालांकि पीके साहब की बात चल रही है कांग्रेस के लिए, प्रशांत किशोर जी की, लेकिन प्रशांत किशोर जी कुछ जगह सफल रहे हैं, कुछ जगह अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा में जब कांग्रेस ने उनकी मदद ली थी तो उनका जादू शायद वहाँ नहीं चल पाया था। बहरहाल ये एक अलग विषय है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि मान और सम्मान की इस लड़ाई पर कौन सी पार्टी है जो अपने नेताओं के मान सम्मान के इस विषय को सफलतापूर्वक या तो दबाने में कामयाब हो जाती है या फिर इसका कुछ इस तरह उपचार करती है कि यह अहंकार की लड़ाई में नहीं बदलेगा। इन 3-4 बिंदुओं पर मुझे लगता है ये पूरे उपचुनाव का दारोमदार है। और देखते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो किसी कुशल चिकित्सक की तरह अपने शरीर के भीतर व्याप्त इन रोगों से बहुत अच्छे तरीके से निपटने में कामयाब होती है। बहुत धन्यवाद ब्रिजेन जी, धन्यवाद चैतन्य भट्ट साहब, और धन्यवाद करते हैं गोपाल भार्गव जी का। नमस्कार।